रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। सर्दी की रातें वैसे भी निस्तब्धता ओढ़े रहती है। सूरज और मीनू अभी-अभी पार्टी से लौटे थे। काफी देर से वह उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वह सोने के लिए अपने बेडरूम में जाने लगे, खिड़की से उन्होंने देखा सूरज मेन गेट का लॉक लगाना भूल गया था। पहले उन्होंने सोचा वह स्वयं ही आगे बढ़कर लॉक लगा दे, फिर वह रुक गए। कहीं इतनी ठंड में लॉन में जाने से उन्हें सर्दी लग गई और वह बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोच वह सूरज को लॉक लगाने का निर्देश देने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उनके पांव ठिठक गए। ऐसा लगा मानो शरीर की समस्त शक्ति चूक गई हो। शरीर में पीड़ा उठी। इतनी सर्दी में भी माथे पर पसीना आ गया। तुरंत दीवार का सहारा न लिया होता तो चक्कर खाकर गिर ही पड़ते। कुछ देर वह यूं ही खड़े रहे, फिर लड़खड़ाते हुए कमरे में आकर बैठ गए। उनकी पत्नी शारदा गहरी नींद में सोई हुई थी। एक पल को उनकी इच्छा हुई वह शारदा को जगाकर अपनी हालत के बारे में बताए, किंतु दूसरे ही पल उन्होंने इरादा बदल दिया। वह कमजोर मन की है, थोड़ी सी घबराहट या परेशानी से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नहीं, उसे कुछ भी बताना उचित नहीं। इस तनाव को वह स्वयं ही झेलेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और चेयर से पीठ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। यकायक ही उनके दिले दिमाग में एक कोलाहल सा मचने लगा। अभी एक सप्ताह पहले ही तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने राहत की सांस ली थी। शारदा की इच्छा अनुसार अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर बेटे बहू का एक रिसेप्शन किया था। मुंह दिखाई में जब शारदा ने अपने मोटे कंगन मीनू को पहनाए तो वो पाँव छूकर बोली थी, मैं अपने माँ बाप को तो देखा नहीं, आज से आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। शारदा ने उसे गले लगा लिया था। यह देख उनके हृदय में गहरी आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई थी। यही सुख और शांति पाने के लिए उन्होंने सारा जीवन जद्दोजहद की। कोई बहुत बड़े स्वप्न नहीं पाले थे उनकी आंखों ने। पढ़ाई में वह प्रारंभ से ही अच्छे थे, सो आराम से एक सरकारी नौकरी मिल गई उन्हें। जब शादी की बात चली तो माँ बाप की पसंद की लड़की पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। शारदा ने भी अपने मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के दम पर यह साबित कर दिया कि उन्हें जीवन साथी के रूप में चुनकर उन्होंने कोई भूल नहीं की थी। कुछ समय के अंतराल पर एक बेटी और एक बेटे के पिता भी बन गए। शारदा की दो ही इच्छाएं थी, अपना घर और बेटी बेटे की अच्छे घर में शादी। लेकिन वह सबसे पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे और इसके लिए वह हर माह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई में लगाते। इस कारण शारदा का हाथ सदैव तंग ही रहा। ना तो वह बेचारी कभी अपने शौक पूरे कर पाई और ना ही खुला खर्चा कर पाई। बेटी सुधा ने जब पढ़ाई पूरा कर लिया तो उन्होंने उसकी अच्छे परिवार में शादी करा दी। बेटा सूरज पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। 2 साल बाद वो रिटायर हुए तो सरकारी मकान छोड़ना पड़ा। किराए के छोटे से मकान में शारदा का दम घुटता था। सो जल्दी ही उन्होंने दौड़ धूप करके रिटायरमेंट के मिले पैसों से शहर से बाहर बनी कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। अच्छी कॉलोनी में इतना बड़ा घर पाकर शारदा बहुत प्रसन्न थी। आसपास सभी पढ़े लिखे लोग थे, माहौल भी अच्छा था। उनकी वर्षों की इच्छा पूरी करके वह अपार संतुष्ट थे। लेकिन 3 लाख रुपयों को छोड़कर उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। अब सूरज का विवाह कैसे होगा? शारदा अक्सर चिंता करती। ऊंचे घराने की लड़की से रिश्ते जोड़ने के लिए पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगा, कहाँ से आएगा पैसा? उन्होंने इसका भी उपाय सोच लिया था। साल 2 साल प्रतीक्षा करेंगे। अभी सूरज की उम्र ही क्या है? पेंशन के कुछ रुपए और जमा हो जाएँगे, कम पड़े तो कुछ सूरज से ले लेंगे और उनका उसका भी विवाह कर देंगे। इंसान के जीवन में तकदीर नाम की भी एक चीज़ होती है, जो इंसान को जब चाहे चकमा दे सकती है और इंसान असहाय बना दूर से अपनी ज़िंदगी का तमाशा अपनी आँखों से देखता रहता है। आज की ही तरह उस दिन भी स्वयं को बेहद लाचार महसूस कर रहे थे। जिस दिन सूरज का ईमेल आया था, मेल क्या था, मानो कोई दहकता हुआ ज्वालामुखी था, जिसका एक-एक शब्द गर्म अंगारे की तरह उनके हृदय को जला रहा था। कहीं पढ़ने में उन्होंने भूल तो नहीं कर दी? उन्होंने चश्मा साफ करके दोबारा पढ़ा। नहीं, कोई भूल नहीं की थी। सूरज ने साफ शब्दों में लिखा था, पापा, मैंने आपके लिए बहू ढूँढ ली है। मीनू नाम है उसका, सुंदर और बुद्धिमान, बिल्कुल आपके और मेरे सपनों के अनुरूप। आज सुबह ही मैंने उससे कोर्ट मैरिज की है। मैं जानता हूँ आपने और मम्मी ने मेरे विवाह को लेकर बहुत से सपने संजोए होंगे, किंतु साथ ही यह भी जानता हूँ कि मेरी खुशी आप दोनों के लिए सबसे बढ़कर है। मीनू का दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई है। अब मैं और आप दोनों ही उसके सब कुछ हैं, इसलिए मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप दोनों उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। वह अवाक रह गए थे। कैसे उठा लिया बेटे ने इतना बड़ा कदम? कितनी ही देर तक कमरे में निस्सहाय बैठे इस पीड़ा को आत्मसात
करने का प्रयास करते रहे। फिर चिंता हुई शारदा की, उसे जब पता लगेगा तो रो-रो कर हल्का न हो जाएगी। माँ है, आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी इतना बड़ा सदमा, लेकिन बर्दाश्त तो करना ही है। सोचते हुए वह किचन में चले आए, जहाँ शारदा प्रफुल्लित मन से उनके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता खत्म करने करके शायद शारदा उठने उठने को हुई तो उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। धीरे-धीरे सारी बात बताई तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। चेहरा विवर्ण हो गया। फिर खिसियाई सी बोली, देखिए अगर आप यह मजाक है तो आइंदा ऐसी मजाक मत कीजिएगा शारदा, यह मजाक नहीं हकीकत है। सूरज ने सचमुच कोर्ट मैरिज कर ली है। क्रोध और बेबसी के आलम में शारदा बिल्कुल जर हो गई। उनका इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने उनकी इच्छा के विरुद्ध आज तक कोई काम नहीं किया, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला स्वयं कैसे ले सकता है। उनका हृदय छलनी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। रूंधे कंठ से बोली, अच्छा फल दिया इतने लाड़ प्यार का, समाज में मुँह दिखाने तक के काबिल नहीं छोड़ा, क्या इज़्ज़त रह गई हमारी। वह पत्नी शारदा को समझाने लगे, इस तरह रोने और दुःख मनाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा भी अनर्थ नहीं हो गया है। आजकल के बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी कर ही लेते हैं। और जहाँ तक समाज की बात है, हम लोग एक बढ़िया-सा रिसेप्शन दे देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। शारदा ने मानो उनकी सुनी ही नहीं, वह बड़बड़ाई, अरे! कोई भले घर की होती तब भी दिल को तसल्ली थी। अनाथ आश्रम में पली-बढ़ी है, ना धर्म का पता, ना जात का, पता नहीं कौन खून है। वह क्रोधित हो उठे, कठोर स्वर में बोले, बेकार की बात बात का बतंगड़ मत बनाओ। सूरज ने कुछ तो उसमें देखा ही होगा। अब हमारा तुम्हारा ज़माना नहीं रहा, जब लोग जात-पात में यकीन रखते थे, और देखा जाए तो जात-पात से मिलता भी क्या है, इंसान का व्यवहार ही काम आता है। हर इंसान की धमनियों में एक सा ही लहू दौड़ता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारे बेटे ने पुण्य का काम किया है, एक अनाथ लड़की को परिवार देकर उसकी ज़िंदगी बना दी। वह उठकर बाहर जाने लगी, फिर वापस लौटे और शारदा को समझाने लगी, कल सूरज बहू को लेकर आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर लेस मात्र भी सिकन नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही बेटा है, वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। शारदा ने सहमति में गर्दन हिलाई थी। शारदा को तो वह समझा आए, लेकिन स्वयं सारी रात सो न सके थे। बेटे के विवाह का कितना चाव था, दोनों को कितने सपने के महल बनाए थे, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। परिस्थितियाँ ऐसा मोड़ लेगी कभी सोचा नहीं था, किंतु होने को भला कौन टाल सकता है। अगले दिन वह और शारदा बेटे बहू को लेने स्टेशन पहुंचे। सूरज के साथ से बाहर आती मीनू पर जब उन दोनों की नजर पड़ी तो आत्ममुग्ध से उन्हें निहारते रह गए। दुधिया सी रंग, जिस पर बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होठ, कंधे पर लटकते काले घने बाल, ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने फुर्सत से उसे गढ़ा हो। तुरंत ही उन उसके अनाथ होने का ख़्याल मन को भेद गया। सूरज के साथ जब वो उन दोनों के पाँव छूने को झुकी तो करुणा से उनका हृदय भारी हो उठा। न जाने कितने आशीष उन दोनों ने उसे दे डाले। 2 दिन बाद अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर उन्होंने रिसेप्शन दिया था। इतनी खूबसूरत और मिलनसार भाभी पाकर बेटी सुधा ने भी भाई से कोई गिला नहीं रखा था, और वह खुशी-खुशी अपने घर लौट गई थी। उनके सभी दायित्व अब पूर्ण हो चुके थे और वह स्वयं को बेहद हल्का महसूस कर रहे थे। पिछले 1 सप्ताह से सूरज और मीनू घूमने-फिरने और मित्रों के घर पार्टियों में जाने में व्यस्त थे। उनकी नज़र सामने दीवार पर लगी अपने माता-पिता की फ़ोटो पर पड़ी। वह सोचने लगे, 2 पीढ़ियों के बीच कितना गहरा अंतराल है। वह तो हमेशा अपने माँ-बाप के आज्ञाकारी पुत्र रहे, अपने घर की इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने दी, किंतु आज की पीढ़ी अपने व्यथित हृदय से एक आह सी निकली। जितना अधिक वह स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे, उनके मन का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था, और इसी के बीच धीरे-धीरे मानस पटल पर एक धुंधली सी आकृति उभर रही थी। एक अस्पष्ट सा चेहरा, अट्टहास करता हुआ, शायद कहीं देखा है इसे, किंतु कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर धीरे-धीरे वह चेहरा अस्पष्ट और अस्पष्ट होता गया। यकायक स्मृतियों के बंद कपाट खुल गए। अरे! यह मंजू है। हाँ, वही है मंजू, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वही उससे मित्रता हुई थी। रुचियों और विचारों में समानता होने के कारण वह उनके जीवन के अतरंग क्षणों में समाती चली गई। उन्हें याद ही नहीं। फिर तो इकट्ठे घूमना-फिरना और अंतहीन बातें। धीरे-धीरे उनके प्रेम की सुगंध हवा में फैल गई। बात
उड़ते-उड़ते मंजू के घरवालों तक पहुँच गई थी और उन्होंने तुरंत ही उन्हें घर बुला लिया था। वह भी तुरंत पहुँच गए थे। उन्हें आश्वासन देने के लिए कि नौकरी लगते ही वो अपने माँ-बाप से बात करेंगे और मंजू से विवाह करेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें नौकरी मिल गई थी। उनके लिए रिश्ते आने लगे। दबी-जुबान में जब उन्होंने अपनी माँ और पिताजी से मंजू के बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया, यह कहकर कि उनके ऊँचे खानदान में एक मध्यम वर्गीय विजातीय बहू का भला क्या काम, उनकी इज़्ज़त का क्या होगा, और वह भी कायरों की भाँति खामोश हो गए थे। इस तरह उनकी प्रेम कहानी का पटाक्षेप हो गया था। माँ-बाप की पसंद की लड़की शारदा से उन्होंने ब्याह रचा लिया। फिर तो वह अपनी दुनिया में ऐसे रम गए कि कभी यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि मंजू के ऊपर क्या बीती होगी, उनका विवाह भी हुआ या नहीं। लेश मात्र भी पश्चाताप या आत्मग्लानि के एहसास से कभी उन्हें नहीं कचोटा था। आज इतने वर्षों बाद उनका वही अतीत उन पर हँस रहा था। अट्टहास करती मंजू मानो उससे पूछ रही है, अब क्या हुआ आपकी इज़्ज़त का, आपने मान-सम्मान का। मंजू की हँसी की गूंज तीव्र और तीव्र होती जा रही है, इतनी कि उन्हें अपने दिमाग की नसें फटती सी जान पड़ रही है। काश वह सूरज के कमरे की ओर बढ़े ही न होते। आगे बढ़कर गेट पर लॉक स्वयं ही लगा दिया होता तो उन्हें सूरज की वह बात सुनाई ही न पड़ती जो वह अपने कमरे में मीनू से कह रहा था। मीनू, मम्मी को हर बात खोद-खोद कर पूछने की आदत है। उन्हें यही बताना कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। भूले से भी यह मत कह देना कि तुम मुंबई के बार डांसर थी। उन्हें लग रहा है उनके मन का यह कोलाहल अब उनका जीवन ही खत्म कर देगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब